हेलो एवरीवन। सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हमने प्रीवियसली टॉपिक डिस्कस किया था ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स। उसमें पार्ट 1 देखा था और उस पार्ट 1 में सिजेरियन सेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे हिस्टेरेक्टमी के बारे में। हिस्टेरेक्टमी क्या होती है, ये प्रोसीजर क्या होता है, इसमें कितने टाइप की हिस्टेरेक्टमीज होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी कि एब्डोमिनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में हम जो है हमने दो तरीके के ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स देखे थे। एक तो एब्डोमिनल देखा था और एक वेजाइनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स देखे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वहाँ मेंशन भी किया था कि एब्डोमिनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में हम बात करेंगे अबाउट सिजेरियन सेक्शन, अबाउट पोस्टपार्टम हिस्टेरेक्टमी, और हमने डिस्कस किया था कि वेजाइनल जो ऑपरेशंस हैं, जो वेजाइनली परफॉर्म किए जाएंगे जो प्रोसीजर्स, उनमें हम बात करेंगे वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और फोर्सेप डिलीवरी और ब्रीच एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो ये हमने एक प्रीवियसली लेक्चर में हमने इसका एक पार्ट देखा था, लिस्ट आउट किया था। तो उसी में हम बात कर रहे हैं एब्डोमिनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसमें हमने सिजेरियन सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट पार्टम हिस्टेरेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी प्रोसीजर के बारे में। पोस्टपार्टम हिस्टेरेक्टमी क्या है, हिस्टेरेक्टमी का मतलब क्या होता है और पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर यानी कि बाद में। पोस्ट का मतलब क्या है, आफ्टर यानी कि बाद में। पार्टम का मतलब है डिलीवरी। डिलीवरी क्या, यानी कि बेबी के बर्थ के बाद, आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर गिविंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, दैट इज द पार्टम। हिस्टेरेक्टमी मीन्स, इसमें हिस्टेरेक्टमी जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें यूट्रस को रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है इसकी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस या वोम्ब आफ्टर गिविंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद वोम्ब को यानी कि यूट्रस और गर्भ को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें हम देखते हैं कि जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें वेजाइना है, सर्विक्स है, उसके अलावा जो है यूट्रस है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, ये सारे क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। उनमें एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जिसका नाम है यूट्रस, तो इस यूट्रस को क्या किया जाता है, यूट्रस को रिमूव किया जाता है आफ्टर द गिविंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। क्या कहते हैं इसको, हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी अलग अलग टाइप्स की होती है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे इसकी, दिस इज एन ऑपरेशन टू रिमूव द वोम आफ्टर गिविंग द चाइल्ड बर्थ। तो ये एक तरीके का क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेटिव प्रोसीजर है, जिसमें क्या करेंगे, वोम्ब जो मदर का जो गर्भ है, मदर का जो यूट्रस है, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे आफ्टर गिविंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, it is usually performed as an emergency to save the life of a woman with persistent bleeding after childbirth। होता क्या है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है, जिसमें कि मदर की ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहती है और कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी वो ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुक पाती है। जैसे आर्टरी लाइगेशन कर दिया, बिलिंज प्रोसीजर कर दिया, उनके बाद तक भी क्या नहीं होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में ट्रीट नहीं हो पाती है ब्लीडिंग, तो हम ब्लीडिंग को नहीं रोक पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी ही करनी पड़ेगी।
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेस फ्रिक्वेंटली इट इज अ प्लान्ड ऑपरेशन एट द सेम टाइम एज ए सिजेरियन बर्थ। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जिसमें कि सिजेरियन के साथ साथ जो है वो हिस्टेरेक्टमी की जाती हैं, लेकिन डॉक्टर वगैरह जो है वो अपने अनुसार अपने डिसीजन मेकिंग पावर से ही जो है ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि सिजेरियन के साथ करना है या थोड़ा उनको गैप देना है। ठीक है, तो वो डॉक्टर को जिस तरीके से लगता है कि पेशेंट की किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो रहे हैं, हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन लेस हो, तो उनको फिर टाइम दे दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि अगर इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर स्प्रेड हो रहा है, कोई ट्यूमर्स बन रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में वो मेलिग्नेंट कंडीशन में जा चुकी है, ऐसी कंडीशन कैंसर की स्टेज बन चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर सिजेरियन जो है हम आपको टाइम बताएंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करवाना है, हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करवानी है, आपको यूट्रस को रिमूव कराना पड़ेगा। तो ये हिस्टेरेक्टमी जो है बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन में मोस्टली जो देखा जाता है, मोस्टली ये रहता है कि अगर यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट है और यूट्रस पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहेगी। और कंटिन्यूस ब्लीडिंग अगर होती है और ऐसी कंडीशन में अगर हम सभी तरीके के मेडिकल प्रोसीजर्स और सर्जिकल प्रोसीजर भी यूज़ कर लेते हैं और केयर वगैरह भी दे देते हैं और फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो हमारे पास लास्ट ऑफ लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कोजेस की कि कोजेस क्या हैं, क्या ऐसे कारण हैं कि हिस्टेरेक्टमी हमें करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे कारण देखिए, द मोस्ट कॉमन रीजन इज सीवियर ब्लीडिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पोस्टपार्टम हेमरेज के केस अगर हमें देखने को मिलते हैं और उसमें सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और सीवियर ब्लीडिंग जो है वो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, तो हमें लास्ट वन ट्रीटमेंट यही बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी, जो यूट्रस है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, और क्या कोजेज हैं इसके, दिस मे बी ड्यू टू यूटराइन अटोनिक यूट्रस की कंडीशन है, यूट्रस में टोन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन जो है, ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर बर्थ जो है वो यूट्रस में थोड़ी बहुत टोन होनी चाहिए, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए यहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन भी यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा टोन रहता है यूट्रस के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आर्टरी, जहाँ से आर्टरी रप्चर हुई थी, जहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट स्टार्ट है, उस ब्लीडिंग पॉइंट को कंप्रेस करने के लिए थोड़ी बहुत टोन होना आवश्यक है। तो ये टोन जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, ये यूट्रस में होनी चाहिए, लेकिन यूट्रस में क्या नहीं हो पाती है, टोन नहीं हो पाती है। अब टोन नहीं रहेगी यानी कि अटोनिक यूट्रस है, यूट्रस अटोनी या अटोनिक यूट्रस है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी टोन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है तो ब्लीडिंग पॉइंट जो है सप्रेस नहीं होगा और ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा रप्चर ऑफ द वॉम, यूट्रस जो है वो एक्सेसिवली रप्चर हो गया है, यूट्राइन रप्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ऐसी कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गए, छोटे छोटे फाइब्रॉइड जो है पूरे यूट्रस में फैल गए और मेलिग्नेंट कंडीशन में हो गए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को भी जो है ऐसी कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हैं, इंजरी हो गई है कोई ब्लड वेसल्स में और एक्सेसिव इंजरी हो गई है और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हैं कि क्लॉट वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि लाइक हेपेटाइटिस की कंडीशन है, लाइक हीमोफीलिया की कंडीशन है मदर को, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड वेसल्स जो है उनमें अगर इंजरी होती है तो ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बिकम नेसेसरी ड्यू टू ए कंडीशन कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। हाँ, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया की कोई मदर है और उसके साथ साथ ही उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है और उस ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से हमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में भी हमें क्या करना पड़ सकता है, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ सकती है। और क्या है, प्लेसेंटा एक्रीटा के केस हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा के केस का मतलब लाइक प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उसमें अगर स्प्रेडिंग की अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि यूट्रस जो है, यूट्रस में जब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन किसकी, प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की डीपेस्ट टिश्यू में क्या हो जाता है, इन्वेड होने लगता है, और डीपेस्ट टिश्यू में इन्वेड होने लग जाएगा तो वो सराउंडिंग जो इसके विसराज हैं, सराउंडिंग इसके जो एडनेक्सल रीजन्स हैं, वहां तक भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। तो ऐसी कंडीशन जो है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटल एक्रीटा। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है और वहां से ब्लीडिंग साइट अगर जो है फुल्ली ओपन है और ब्लीडिंग साइट फुल्ली ओपन रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव रहेगी, और इस ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या करना पड़ सकता है, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि लाइक पार्शियल हिस्टेरेक्टमी है, टोटल हिस्टेरेक्टमी है, और इसके अलावा जो है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी है। तो पार्शियल हिस्टेरेक्टमी में क्या करेंगे, देखिए पार्शियल हिस्टेरेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो यूट्रस है, पार्शियल को ही एक नाम और है इसका, इसको हम सब टोटल हिस्टेरेक्टमी भी कहते हैं। इसमें यूट्रस की जो फंडस और बॉडी का जो हाफ रीजन है, यूट्रस का फंडल रीजन, ये क्या है, यूट्रस का फंडल रीजन, इस यूट्रस के फंडल रीजन और उसके साथ साथ यूट्रस के फंडल रीजन के साथ साथ ही यूट्रस की बॉडी का हाफ रीजन जो है क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी। टोटल हिस्टेरेक्टमी में क्या करेंगे, पूरे यूट्रस को, यूट्रस के फुल पोर्शन को, यूट्रस के फुल पोर्शन का मतलब क्या हो गया, यूट्रस का फंडल रीजन, यूट्रस का फंडल रीजन, यूट्रस के फंडल रीजन के साथ साथ यूट्रस की बॉडी कैविटी भी उसको भी रिमूव करेंगे। बॉडी कैविटी के साथ साथ यूट्रस का इस्थमस, और यूट्रस के इस्थमस के साथ साथ और सर्विक्स भी। ठीक है, तो ये चारों पार्ट जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे टोटल हिस्टेरेक्टमी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें कि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी की अगर हम बात करें, तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में हम देखते हैं कि टोटल हिस्टेरेक्टमी के साथ साथ ही क्या किया जाता है, बाइलेटरल साल्फिंगोफरेक्टमी किया जाता है। बाइलेटरल का मतलब दोनों साइड की, बाइलेटरल का मतलब क्या है, दोनों साइड की। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की। ठीक है, बाइलेटरल ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो बाइलेटरल यानी कि दोनों साइड की, साल्फिंगो यानी कि साल्फिंग्स मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या हो गई, साल्फिंग्स हो गई। ठीक है, साल्फिंग्स हो गई। ये क्या है, बाइलेटरल यानी कि दोनों साइड की, साल्फिंगो दोनों साल्फिंग्स, और उफरक्टमी, उफरक्टमी का मतलब क्या है कि दोनों साइड की ओवरीज, दोनों साइड की ओवरीज, इनको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऐसी हिस्टेरेक्टमी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं कि वेजाइना के हाफ पोर्शन को इंटैक्ट या तो छोड़ दिया जाता है, वेजाइना को इंटैक्ट किया जाता है, यानी कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसको रिमूव नहीं करते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में उसको पूरा रिमूव कर देते हैं, पूरी वेजाइना को, पूरी वेजाइना को, और वेजाइना के साथ साथ सर्विक्स, फिर पूरे यूट्रस को, यूट्रस की बॉडी, यूट्रस का इस्थमस, सर्विक्स और फंडस, और उसके साथ साथ पूरी फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड की, और दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ दोनों साइड की ओवरीज को भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में दो तरीके की रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें एक में तो वेजाइना को क्या किया जाता है, इंटैक्ट रखा जाता है, और एक में पूरा रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में टोटल हिस्टेरेक्टमी भी आएगी पूरी, और उसके साथ साथ सराउंडिंग लिम्फ नोड, सराउंडिंग स्ट्रक्चर, सराउंडिंग एडनेक्सल रीजन्स, उनको भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके डेफिनेशंस की। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इस इमेज से समझ में आएगा आपको
की इमेज जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे एक बार वापस मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए पार्शियली हिस्टेरेक्टमी, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, ठीक है। सब टोटल, सब टोटल भी इसको ही कहते हैं, सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। इसमें क्या करेंगे, यूट्रस के जहां जहां पोर्शन अफेक्ट हुआ है, लाइक फंडस अफेक्ट हुआ है, लाइक बॉडी अफेक्ट हुआ है, उस पोर्शन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। टोटल हिस्टेरेक्टमी में पूरे यूट्रस के चारों पार्ट को बाहर निकालेंगे, फंडस, बॉडी सेल, बॉडी कैविटी, इस्थमस और सर्विक्स, इन सबको क्या करेंगे, पूरे को बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में दो तरीके की रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, एक में वेजाइना को इंटैक्ट रखेंगे, वेजाइना को छोड़ देंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे, और एक में वेजाइना फुल्ली वेजाइना के साथ साथ पूरे यूट्रस को, और यूट्रस के साथ साथ जो है पूरी फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज को क्या करेंगे, टोटली रिमूव करेंगे। और अगर कोई सराउंडिंग लिम्फ नोड और एडनेक्सल रीजन भी अगर साइड के अगर कुछ अफेक्टेड हैं तो उनको भी क्या करेंगे, उनके साथ साथ रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी। इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि टोटल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स। सब टोटल में मैंने बताया कि पार्शियल हिस्टेरेक्टमी भी इसका दूसरा नाम है, और इसमें क्या करेंगे, जो यूट्रस की जो बॉडी है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, लेकिन इसमें सर्विक्स को रिमूव नहीं करेंगे, लिविंग द सर्विक्स। और पेन हिस्टेरेक्टमी, पेन हिस्टेरेक्टमी किसको बोल रहे हैं, पेन हिस्टेरेक्टमी, पेन हिस्टेरेक्टमी किसको बोल रहे हैं, जिसमें कि टोटल हिस्टेरेक्टमी, यू रिमूवल ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब और उसके साथ साथ ओवरीज। तो यहाँ पे मैंने देखिए पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पेन हिस्टेरेक्टमी, तो इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है रेडिकल वाली, ये वाली जो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी है, इसमें यहाँ पे सॉरी, पेन हिस्टेरेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। इसमें यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन क्या छोड़ देंगे, उसमें लीव करना है अपने को सराउंडिंग लिम्फ नोड और सराउंडिंग एडनेक्सल रीजन्स, और अगर कोई अदर स्ट्रक्चर भी अगर अफेक्ट होती है तो उनको क्या करेंगे, लीव करेंगे, उनको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे पेन हिस्टेरेक्टमी में क्या क्या रिमूव करना है, यूट्रस को रिमूव करना है, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज। जबकि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में पूरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके साथ साथ, यानी कि पेन हिस्टेरेक्टमी के साथ साथ हमें सराउंडिंग लिम्फ नोड भी क्या करने पड़ेंगे, लीव करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। तो ये करेंगे हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में। वहां पे इमेज में क्या है, सराउंडिंग लिम्फ नोड दिखाए नहीं गए, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो अभी समझ में आया आपको। देखिए पार्शियल हिस्टेरेक्टमी, जिसको हम सब टोटल कह रहे थे, जिसमें कि हम यूट्रस की बॉडी वाले पोर्शन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और सर्विक्स को क्या करेंगे, लीव करेंगे, यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा सर्विक्स, ठीक है। टोटल हिस्टेरेक्टमी में जो यूट्रस के फुल पार्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और हमारे पास जो थी पेन हिस्टेरेक्टमी, पेन हिस्टेरेक्टमी, इस पेन हिस्टेरेक्टमी में क्या करेंगे, पेन हिस्टेरेक्टमी में वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस, यूट्रस के जो अदर पार्ट्स हैं, बॉडी, इस्थमस, फंडस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, इन सबको क्या करेंगे, पेन हिस्टेरेक्टमी में रिमूव करेंगे। और रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में क्या करेंगे, इस पेन हिस्टेरेक्टमी के साथ साथ ही रेडिकल में क्या होगा, केवल सराउंडिंग लिम्फ नोड ऐड हो जाएंगे, सराउंडिंग लिम्फ नोड्स ऐड हो जाएंगे, इनको भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। वो किसमें, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में,
ठीक है। तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग लिम्फ नोड भी हटाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये प्रोसीजर्स जो है हम मोस्टली जो है वो कैंसर वगैरह की स्टेज में जो है मोस्टली करते हैं, और उसमें क्या करेंगे, ओवरीज को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ भी अगर कैंसर की सिचुएशन अगर ज़्यादा बन रही है, मैलिग्नेंट कैंसर की सिचुएशन ज़्यादा बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ यूट्रस करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी। इसमें नेक्स्ट जो स्टार पॉइंट है वो है द ओवरीज मे बी रिमूव और मे बी लेफ्ट बिहाइंड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एज। पेशेंट की एज के अनुसार जो है ओवरी को या तो रिमूव कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, वो डॉक्टर अपने डिसीजन के आधार पे जो है ये मेजरमेंट करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की टीनेज एज है या अडल्ट कैटेगरी में है या ओल्ड एज में है, तो वो एज के अनुसार डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीजर पे चलते हैं। क्या है प्रोसीजर, प्रोसीजर में मैंने बताया कि आपको जो है इसमें जो तीन मेन प्रोसेस फॉलो करते हैं, और तीन मेन अप्रोच क्या है हिस्टेरेक्टमी की, कि हम कहाँ कहाँ से कौन कौन से पार्ट से हम हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं स्टेप्स में कि हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक मेथड भी है हमारे पास हिस्टेरेक्टमी करने का। तो एब्डोमिनल में तो क्या करेंगे कि इंसिजन कहाँ लगाएंगे, एब्डोमन रीजन पे लगाएंगे, और सर्जिकल प्रोसीजर है ये। तो एब्डोमन पे इंसिजन लगा करके क्या करते हैं, यूट्रस को, और अगर जिस तरीके की भी हिस्टेरेक्टमी करनी है, पार्शियल करनी है, टोटल करनी है, या पेन हिस्टेरेक्टमी करनी है, या रेडिकल करनी है, जिस तरीके की भी हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करनी है उस तरीके की हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म की जाती है वाया एब्डोमन रीजन। दूसरा है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी इसमें जो इंसिजन लगाएंगे वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के सुपीरियर पार्ट पे इंसिजन लगाते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से क्या करते हैं, इनको रिमूव किया जाता है, हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लेप्रोस्कोप की सहायता से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कुछ इंसिजन लगाते हैं एब्डोमेन रीजन पे। तो इंसिजन बनाए जाते हैं, इंसिजन बना के कुछ 2-3 तरीके के इंसिजन बनाते हैं, और फिर उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेप्रोस्कोप वगैरह डाल करके और क्या करते हैं, वहाँ से जो भी पार्ट अफेक्टेड है, चाहे यूट्रस का हो, चाहे फंडस हो या फैलोपियन ट्यूब हो, उसको हटाते हैं और फिर उसको कहाँ से रिमूव करते हैं, वेजाइनली रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपिक में क्या करेंगे, इंसिजन कहाँ लगाएंगे, इन द एब्डोमेन एंड यूजिंग लेप्रोस्कोप, इसमें लेप्रोस्कोप्स यूज किए जाते हैं, एंड ए यूटेराइन मैनिपुलेटर। ठीक है, ये भी सारा जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में यूज किए जाते हैं। मोबिलाइजेशन की बात करें कि डिस्चार्ज प्रोसीजर में हम उसको कब चलने फिरने के लिए बोलेंगे, कब उसको जाने के लिए बोलेंगे, तो मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे जैसे भी पॉसिबल हो उसको क्या करना है, मोबिलाइज करवाना है पेशेंट को। ठीक है, घूमने फिरने के लिए बोलना है। डिस्चार्ज इज यूजुअली आफ्टर 1 to 2 days, 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाना चाहिए इन केस ऑफ वेजाइनल एंड लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अगर वेजाइनल और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुई है तो ऐसी कंडीशन में 1 से 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी अगर परफॉर्म करवाई है तो ऐसी कंडीशन में 2 to 5 days पे क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा, डिस्चार्ज हो ही जाता है पेशेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंसिजन, जिस तरीके का इंसिजन लगाया है उस तरीके से हम क्या करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करते हैं। ठीक है, तो अगर मिड लाइन इंसिजन लगाया है तो लंबे समय तक पेशेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, और अगर ट्रांसवर्स लगाया है तो ऐसी कंडीशन में 4 to 5 days पे ही क्या कर देते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि हीलिंग पावर जो है वो ट्रांसवर्स की ज़्यादा होती है कंपेयर किसके, मिड लाइन और लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन के। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी जैसा कि मैंने अभी बताया कि लो ट्रांसवर्स कट भी जो है इसमें लगा सकते हैं। लो ट्रांसवर्स कट
लगा सकते हैं एब्डोमेन रीजन पे, और या फिर मिड लाइन इंसिजन लगा सकते हैं। तो वो डॉक्टर के अनुसार जो है डॉक्टर अपने अपने हिसाब से ये सर्जरी और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें एब्डोमेन पे क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। इसमें लो ट्रांसवर्स इंसिजन और मिड लाइन इंसिजन लगा करके क्या करते हैं, ये रिमूवल जो प्रोसीजर है ये परफॉर्म करते हैं, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी की। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में लेप्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि या तो यूट्रस को निकाला जाएगा, यूट्रस के साथ साथ जो है हो सकता है सर्विक्स को भी निकाला जाए, हो सकता है फेलोपियन ट्यूब को भी निकाला जाए, और हो सकता है कि ओवरीज को भी निकालना पड़े। तो जिस तरीके से अफेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से अफेक्टेड हो रहे हैं पार्ट्स, या इन्फेक्शन अगर स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो रही है और कौन कौन से पार्ट को रिमूव करना है। तो लेप्रोस्कोप की सहायता से वो अपना विजुअलाइजेशन करते जाते हैं, और उसके साथ साथ ही लेप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये जो है ये इस तरीके से एक जो इंसिजन यहाँ पे बनाया था एब्डोमेन रीजन पे, यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है। इधर एक यहाँ पे जो होल बनाया था, इंसिजन बनाया था, उससे लेप्रोस्कोप जो है इंसर्ट किया हुआ है। तो इनकी सहायता से क्या करते हैं, विजुअलाइज भी किया जाता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से क्या किया जाता है, उस पार्ट को रिमूव किया जाता है। अब इसको हटाएंगे तो एब्डोमेन जो रीजन है उसको क्या इन्फ्लेट भी करके रखना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो है कैथेटर भी लगा के रखेंगे। ठीक है, तो यूरेथ्रा में कैथेटर ड्रेन करके रखेंगे, जिससे कि कोई भी फ्लूइड वगैरह जो है वो पास आउट हो सके। और वेजाइनली फिर क्या करेंगे, जो पार्ट हमने हटाया है, जो पार्ट रिमूव करना है, जो पार्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हमने डिटैच कर दिया है, फिर उसको क्या करेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से क्या करेंगे, वेजाइना के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर रिमूव कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में पूरी होती है। ठीक है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और एब्डोमिनली एब्डोमिनल और लेप्रोस्कोपिक जो हिस्टेरेक्टमी है वो मोस्टली जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में ही की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी की। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी जो है इसमें किसी तरीके का कोई एब्डोमिनल इंसिजन नहीं लगाया जाता है, और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सारा वेजाइना के द्वारा ही क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। वहीं से क्या करेंगे, सारा रिमूवल करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं अफेक्टेड हैं उनको सभी को कहाँ से निकालेंगे, वेजाइना और जो बर्थ कैनाल है उससे निकालेंगे। तो वेजाइनली हिस्टेरेक्टमी में मोस्टली जो है वो रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया स्पाइनल और एपिड्यूरल बात एक ही है। स्पाइनल एनेस्थीसिया बोल दो, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोल दो, या रीजनल एनेस्थीसिया बोल दो, बात एक ही है। तो रीजनल एनेस्थीसिया वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में यूज़ किया जाता है, और जनरल एनेस्थीसिया इसमें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ किया जाता है। लाइक सर्विक्स वाले रीजन पे क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया को क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेट कर देंगे, जिससे कि वहाँ पे कोई भी फ्रंट बैक और फ्रंट में और बैक में क्या नहीं हो, फ्रंट में और बैक में क्या नहीं हो, पेन वगैरह स्टार्ट नहीं हो। ठीक है, और इसमें जो है वो लेटरली जो है हमें क्या करना है, जो सराउंडिंग जो एरिया है वेजाइना के लिटरल एरिया, वहाँ पे क्या करना है हमें, ये लोकल एनेस्थीसिया को इन्फिल्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, कुछ नर्व्स वगैरह जाती हैं, लाइक पुडेंडल नर्व वगैरह जो है वो हमारे बटक्स वाले रीजन से निकलती है। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर इंजरी हो जाए, या वहाँ पे अगर एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है, तो आगे जाकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके इंडिकेशंस की। जैसा कि इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि हिस्टेरेक्टमी हैज़ ए नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिकेशन।
Hysterectomy has a number of possible indication as are following the most common, but this is not an exhaustive list. इसमें कुछ मेन ही मैंने इंडिकेशंस डाले हैं, जैसे कि लाइक हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि यूट्रस जो है वो रप्चर तो नहीं हो गया है, या उस फीमेल को कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया, और ऐसी कंडीशन में पूरे यूट्रस वाले रीजन से जहाँ से आर्टरी क्या हो रही थी, पहले ब्लॉक हो रही थी, वो अब क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, और वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगर हम बात करें कि पेल्विक पेन, अगर एक्सेसिव पेल्विक पेन होता है, एक्सेसिव पेल्विक पेन ट्रोमा की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से यूट्राइन रप्चर की वजह से हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा यूटेराइन प्रोलैप्स की कंडीशन में भी कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी अगर हो रही है, कोई कैंसर वगैरह की स्टेज वगैरह बन रही है, लाइक ओवेरियन कैंसर, लाइक यूट्राइन कैंसर, लाइक सर्वाइकल कैंसर, तो ऐसी कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। उसके अलावा रिस्क रेड्यूसिंग सर्जरी, रिस्क रेड्यूसिंग सर्जरी यूजुअली इन केस ऑफ बर्सा 1 और 2। बर्सा 1 और 2 क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर की फर्स्ट जीन मैकेनिज्म और ब्रेस्ट कैंसर की सेकंड जीन मैकेनिज्म। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, हमें सर्जरी करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी। तो और लिंच सिंड्रोम अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी। Hysterectomy may also be performed as a life-saving procedure in the management of major postpartum hemorrhage। अगर मेजर पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में अगर मदर की जान को खतरा है और उसको अगर बचाना है, उसकी लाइफ सेव करनी है, तो ऐसी कंडीशन में जो लास्ट में जो हमारे पास फाइनल ऑप्शन बचता है वो बचता है हिस्टेरेक्टमी। लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टमी ही करनी पड़ेगी, जिससे कि मदर की कम से कम क्या हो सके, जान बच सके, वो अपनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से क्या हो सके, बाहर आ सके। ठीक है। इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि हमने हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करवाई है और हो सकता है कि हेमरेज का रिस्क और ज़्यादा हो जाए, इन्फेक्शन का कोई रिस्क और ज़्यादा हो जाए, या पेन वगैरह ज़्यादा हो जाए ड्यू टू जनरल एनेस्थेटिक रिस्क, जो कि जनरल एनेस्थीसिया के यूज़ में लेने से हो सकता है, तो ये रिस्क भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्जरी करते समय, ऑपरेशन करते समय हो सकता है कि ब्लाडर डैमेज हो जाए, यूरेटर डैमेज हो जाए, इंटेस्टाइन वगैरह कोई डैमेज हो जाए, बॉवल डैमेज हो जाए। उसके अलावा हेमरेज, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हेमरेज हो सकता है जनरल एनेस्थेटिक रिस्क की वजह से। उसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न टू थिएटर बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग वुंड डेसेंस, हो सकता है कि मदर जो है आफ्टर डिस्चार्ज कहाँ आना पड़े, उसको वापस ऑपरेशन थिएटर में आना पड़े। हो सकता है वो अपनी ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके आए कि मेरे तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके आए। वुंड वगैरह जो है वो क्या हो चुके हैं, डिसेंस की कंडीशन में आ चुके हैं, जहाँ पे कट वगैरह लगाया था, जहाँ पे सर्जिकल इंसिजन लगाए थे, जहाँ पे सूचरिंग करी थी, वहाँ से क्या हो चुका है, वो वुंड डिसेंस की कंडीशन में आ चुका है। लाइक स्कार जहाँ पे स्कार बना था उस सूचरिंग का, वहाँ से वो स्कार जो है वो क्या हो गया है, धीरे धीरे रप्चर हो गया है। ऐसी कंडीशन मैंने आज एक दिन आपको बताया भी था, पहले कोई लेक्चर में बताया था। लाइक इसमें क्या होता है कि जो स्कार बनता है, जहाँ पे सूचरिंग की जाती है, वहाँ जो स्कार बनता है वो स्कार क्या होता है, फटने लग जाता है। और फटने लग जाएगा तो वहाँ से फ्लूइड जो है वो एस्केप आउट होने लग जाएगा। पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, बन जाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वुंड जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है ये कंडीशन भी जो है हमें क्या कहाँ देखने को मिल सकती है, हिस्टेरेक्टमी के कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिल सकती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पेल्विक एब्सेस,
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेल्विक कोई प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे अगर कोई वुंड वगैरह बन रहा है तो पेल्विक एब्सेस की कंडीशन और इन्फेक्शन की कंडीशन भी हो सकती है। उसके अलावा वीनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये केस भी जो है देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि कोई क्लॉटिंग वगैरह अगर हुई थी, इंटरनल क्लॉटिंग हुई थी और वो क्लॉटिंग जो है वो कहाँ चली गई है, वो अगर ब्लड सर्कुलेशन में चली गई है और हार्ट के लेवल तक पहुंच गई है या ब्रेन के लेवल तक पहुंच गई है तो हो सकता है कि शॉक भी डेवलप हो जाए, हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज हो जाए या वीनस थ्रोम्बोसिस कोज हो। तो ये कंडीशंस जो हैं वो भी कॉम्प्लिकेशंस में हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा मदर को रिस्क ऑफ डेथ भी रहेगी। डेथ की रिस्क कब तक रहेगी? विद इन 6 वीक, 6 वीक के तक जो है वो मदर को रिस्क रहेगी डेथ की। वो किस वजह से हो सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से और कार्डियक डिजीज की वजह से ये रिस्क रह सकती है। ठीक है, तो ये था हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी के टाइप्स हमने देखे, कोजेस हमने देखे, उसके अलावा हमने बात की इसके प्रोसीजर की क्लासिफिकेशन, सारा सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आई होप कि आपको जो है ये हिस्टेरेक्टमी जो प्रोसीजर है ये समझ में आया होगा। इसके जो शॉर्ट नोट्स थे, इसके जो बेस्ट कंटेंट थे, जितना मुझे लगा उतना मैंने यहाँ पे वीडियो में डाले हैं। ठीक है, कि आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो डाउट थे, क्या हो सकता है कि पहले आपके डाउट जो है इस हिस्टेरेक्टमी प्रोसीजर को लेकर के क्लियर ना हुए हों, तो आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसके लिए आप वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो भी मेडिकल्स से रिलेटेड हैं या नर्सिंग फील्ड के अंदर हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताना और शेयर करना। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें।